अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार, यूपी और झारखंड पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक तप्त वस्तु उत्सर्जित करता है, यानी प्रत्येक गर्म वस्तु जो है वो क्या इमिट्स करता है, क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे या अवरक्त विकिरण या दृश्य प्रकाश या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, बिल्कुल सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो बच्चों देखिए, प्रत्येक तप्त मतलब क्या? गर्म। तो प्रत्येक गर्म पिंड से अवरक्त विकिरणें निरंतर उत्सर्जित होते रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक तप्त वस्तु से क्या उत्सर्जित होता है या क्या ये उत्सर्जित करता है? तो अवरक्त विकिरणें, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में यह तत्व पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में कौन सा एलिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन, देन आपका आंसर सही है। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, हीलियम गैस की बात करें तो प्रश्न बन जाता है बच्चों गुब्बारे में, है ना। प्रश्न बन जाता है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कौन सी गैस है, हीलियम है। बात करेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। ठीक है, तो एक प्रश्न आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाएगा, पूछता है बच्चों, वायुयान यानी हवाई जहाज़ों के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, किस गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? बिल्कुल फास्ट बताना है सभी बच्चों को। तो जी हाँ, जल्दी से बताइए। देखिए, बहुत से बच्चे हीलियम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन में भी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हीलियम करेंगे, लेकिन बच्चों हीलियम नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जितने भी हवाई जहाज हैं उनके टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि उड़ान भरते समय तथा उतरते समय, देखिए उड़ान यानी जब प्लेन उड़ता है और जब प्लेन उतरता है तो वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे टायरों में विस्फोटक होने की संभावना जो है प्रबल हो जाती है। इसीलिए जो है नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील भी होती है और टायर में जो है प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है। इसीलिए जो है इस गैस का प्रयोग करते हैं वायुयान के टायरों में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान बढ़ता है, कम होता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये हो गया बच्चों सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह हो गया। तो पृथ्वी की सतह पर जो स्मॉल जी का मान होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है और कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यदि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, दोनों केस में स्मॉल जी का मान है वो घटता है। दोनों केस में स्मॉल जी का मान क्या होगा? कम होगा, यानी घटता है। तो यही तो बोला है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या नीचे जाइए। तो हम ऊपर भी गए और नीचे भी गए, लेकिन दोनों केस में स्मॉल जी का मान क्या होता है? घटता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्मॉल जी क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय
त्वरण कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई है? जूल, किलोवाट घंटा, अर्ग या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जल्दी बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी। देखिए बच्चों, ऊर्जा की एसआई यूनिट नहीं पूछा है, ऊर्जा का एसआई यूनिट नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी इकाई। और ऊर्जा की एसआई यूनिट आप सभी बच्चे जानते हो जूल होता है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई पूछा है, तो वो कौन सा है? किलोवाट घंटा। जी हाँ, यदि आपने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आपका आंसर सही है। अब देखिए, एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो याद रखना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्घ होता है, यानी अर्घ जो है ये सीजीएस प्रणाली का मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, तो वो अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। और यहाँ पे एक अर्घ जो है बच्चों, ये कितने जूल के बराबर होता है? तो याद रखना है 1 इंटू 10⁻⁷ जूल। ठीक है, तो एक अर्घ जो है इतने जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी बात आई है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये कितने जूल के बराबर हो जाएगा? तो ये भी याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। याद कर लीजिएगा, इन सभी का यूज आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के समय पड़ सकता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, इनके दुगना करने से एक पदार्थ की गतिज ऊर्जा में सबसे अधिक वृद्धि होती है, तो किसे दुगना करने पर? देखिए, अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ½ mv² होता है ना, ½ mv² होता है। तो यहाँ पे हम लोग मास को दुगना करें या फिर वेलोसिटी को दुगना करें? क्या चीज़ को दुगना करें कि हमको सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिले काइनेटिक एनर्जी में? ठीक है, तो आइए देखिए इसको एक बार में क्या करना होगा? मास को दुगना करना होगा, फिर एक बार जो है हमको वेलोसिटी को दुगना करना होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले द्रव्यमान को दुगना करेंगे। द्रव्यमान को दुगना करने पर देखिए क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर में हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे m था, लेकिन द्रव्यमान को दोगुना किया जा रहा है, इसीलिए 2m हो जाएगा और इनटू में v² हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के ई डैश बराबर 2 को यहाँ पे बाहर लेकर आ जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ½ mv² हो जाएगा। अब देखिए, तो इतने की जगह ½ mv², देखिए के ई डैश लिख लेता हूँ बराबर में 2 और ½ mv² इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ½ mv² की जगह मैं के ई लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चला बच्चों कि जो नया काइनेटिक एनर्जी आया ये पहले वाले के दोगुने के बराबर है। ठीक है, कब? जब द्रव्यमान को हम लोगों ने दुगना किया। अब इसके बाद क्या करना है? गति को दुगना कीजिए, गति को दुगना करना है। देखिए m को तो दुगना किया तो हम लोगों ने ये रिजल्ट मिला, यानी ये जो नया काइनेटिक एनर्जी आया ये पहले वाले के दोगुने के बराबर है। अब गतिज को दुगना करने पे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो गतिज को दुगना करने पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के ई, इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, पावर मत बोलिएगा इसको। ठीक है, इसको के ई, जैसे ही के ई डैश है तो इसको डबल डैश बोल सकते हो। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? ½ m। अब देखिए यहाँ पे पहले गतिज क्या था? पहले तो गति v ही था, देख पा रहे हो ना v, यहाँ पे आप लोग को v दिख रहा होगा बच्चों, ये v नज़र आ रहा है। पहले तो v था, लेकिन अब गतिज ऊर्जा को दुगुना किया गया है। पहले तो भाई v² था ना, लेकिन अब दुगुना करने पर गति को, यानी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बोलिए तो क्या हो जाएगा? यानी हाँ जी, 2v का स्क्वायर हो जाएगा, 2v और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो v² था लेकिन अब जो है 2v का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से के ई डबल डैश बराबर में ½ m। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4
और फिर वी का स्क्वायर वी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए तो के ई डबल डैश बराबर में 4 को इधर लेकर आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखिए हाफ एम बी स्क्वायर को इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं के ई डबल डैश बराबर में 4। हाफ एम बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं के ई लिख सकते हैं ना के ई। देखिए यहाँ पे के ई है के ई तो के ई लिख सकते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी है ना। तो यहाँ से ये पता चला अब जो ये नया काइनेटिक एनर्जी आया वो पहले वाले के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से देखिए किसमें सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है, यानी जब हमने द्रव्यमान को दुगना किया या जब हमने गति को दुगना किया, किसमें। तो यहाँ पे देखिए ना ये 2 है। यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने बच्चों द्रव्यमान को दुगना किया तो ये देखिए 2 पहले वाले के दुगने के बराबर हो जाता है। जब हम लोगों ने गति को दुगना किया तो ये पहले वाले के 4 गुने के बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए यानी गति। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता स्तर इसके करीब है। यानी जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं उस समय ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितने के करीब होती है, यानी 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 50 डेसिबल या 60 डेसिबल। जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों 50 डेसिबल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का जो रेंज होता है, स्तर होता है, वो लगभग 50 डेसिबल के होता है। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये किस चीज में मेजर की जाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बताइए जल्दी से। ध्वनि की तीव्रता जो है किस चीज में मापी जाती है, तो बच्चों डेसिबल में मापी जाती है। किसमें, डेसिबल में मापी जाती है। उसका सिंबल क्या होता है, डीबी होता है, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं लिखा हुआ है ना। तो बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने वाला जो डिवाइस है वो कौन सा है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र उसको क्या कहते हैं, उसको बच्चों कहते हैं, याद रखिएगा, ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर, जी हाँ ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र किसको कहते हैं, ऑडियोमीटर को कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस चीज़ में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है कमरे के तापमान में एक द्रव पदार्थ का सूत्र क्या है। यानी देखिए यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से है कि कमरे के तापमान में जो एक पदार्थ होता है द्रव अवस्था में होता है वो कौन सा पदार्थ है। जल्दी से बताइए, कमरे के तापमान पे कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु, कौन सा पदार्थ है बच्चों। CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, या NH3 अमोनिया है, या Hg यानी पारा है, या NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग। तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये क्या है, तो Hg है यानी पारा है ना। पारा जो है बच्चों ये कमरे के तापमान पर एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, Hg जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम के टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछे कि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो Hg। अगर आपसे ये पूछे कि कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, तब क्या बोलिएगा, कमरे के तापमान पर पाए जाने वाली, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु बताइए। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, पाए जाने वाली अधातु, तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु की बात करेगा तो ये Hg हो जाएगा यानी पारा हो जाएगा। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु तो ये Hg हो जाएगा, और अधातु की बात करेगा तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, एक यौगिक पदार्थ क्या होता है, यानी व्हाट इज ए कंपाउंड सब्सटेंस, है ना। यौगिक पदार्थ क्या होता है,
तो पहला ऑप्शन है 12 परमाणु से बने पदार्थ को यौगिक पदार्थ कहते हैं, या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ को यौगिक पदार्थ कहते हैं, या एक प्रकार के परमाणु से बना एक शुद्ध पदार्थ को यौगिक पदार्थ कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यौगिक पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों याद रखना है कि यौगिक पदार्थ जो होता है ये 2 या अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ, यानी 2 या अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ पे H2O, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना। ठीक इसी प्रकार आप ले लीजिए CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 या इससे अधिक प्रकार के जो परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ होता है उसे ही हम लोग यौगिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पीएम और पीएमएम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स जो है ये किसका यूनिट होता है, समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की तीव्रता का। तो जी हाँ बच्चों, वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी दूरी का, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का सही मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की चाल के बारे में पूछा गया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जी हाँ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो वेरी गुड, कितनी होती है याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है 2 भिन्न प्रकार के आयन क्या हैं, 2 भिन्न प्रकार के जो आयन हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, नकारात्मक तथा सकारात्मक, परमाणुक तथा यौगिक, परमाणुक तथा बहुवैलेंट। तो सबसे पहले जानिए कि आयन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, व्हाट इज आयन। तो देखिए कुछ यौगिक जो है यानी कुछ कंपाउंड आवेशित कणों के बने होते हैं और आवेश युक्त ये कण ही आयन कहलाते हैं, है ना। अब देखिए जिन कणों पर धन आवेश रहता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन कणों पर यानी जिन पार्टिकल्स पर धन आवेश रहता है उनको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, यानी कैटायंस इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। और जिन कणों पर ऋण आवेश होता है उसको क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, यानी एनायंस इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनायंस कहेंगे, है ना। तो देखिए ये जो दो भिन्न प्रकार के जो आयन है ये क्या है, एक तरह का देखिए धनायन यानी सकारात्मक एक तरह का बोल सकते हो, और ऋणायन यानी एक तरह का नकारात्मक बोल सकते हो कि नहीं, ऐसा भाई होगा ऐसा ही होगा, क्योंकि घनायन यानी एक तरह का ये पॉजिटिवनेस होता है और ऋणात्मक एक तरह से ये निगेटिव मतलब टाइप का होता है। ठीक है, तो घनायन यानी सकारात्मक और ऋणायन यानी नकारात्मक। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी यदि आपने जवाब दिया है देन आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है बोर के मॉडल का मुख्य विचार क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों। बोर के परमाणु मॉडल का मुख्य विचार जो था वो क्या है, एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, परमाणु प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बने होते हैं, परमाणु के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बोर का परमाणु मॉडल कब दिया गया था, तो बच्चों ये इन्होंने दिया था सन 1913 में। याद रखना है सन 1913 ईस्वी में बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। और इन्होंने देखिए क्या किया था, बोर ने मैक्स प्लांक की अवधारणा का प्रयोग करके, है ना, बोर ने एक साइंटिस्ट थे, नील्स बोर नाम था इनका, इन्होंने मैक्स प्लांक की अवधारणा का प्रयोग करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई कमियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इसकी ऊर्जा एक निश्चित होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चों परमाणु के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रम में से मानव आहार नली का सही प्रतिनिधित्व कौन करता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यानी देखिए बच्चों यहाँ पे
ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल का सही सीक्वेंस क्या होता है यही बताना है, ठीक है। तो जल्दी बताइए, मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। यानी मुंह यानी माउथ, ग्रसिका यानी एसोफेगस, अमाशय यानी स्टोमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बता दीजिए सही सीक्वेंस क्या होगा। या ऑप्शन बी है मुंह, छोटी आंत, अमाशय, ग्रसिका, बड़ी आंत। ऑप्शन सी है मुंह, अमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। ऑप्शन डी है मुंह, अमाशय, ग्रसिका, बड़ी आंत, छोटी आंत। देखिए बच्चों, मुंह माउथ है, ग्रसिका यानी एसोफेगस है, अमाशय स्टोमक है, छोटी आंत क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन है। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सही सीक्वेंस क्या होता है। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बच्चों, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल का सही सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो फूड होता है हम लोग उसे इनटेक करते हैं माउथ में। जो फूड होता है हम लोग उसको इनटेक करते हैं माउथ में। माउथ में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और जब स्लाइवा की मदद से वो और लुब्रिकेंट हो जाते हैं, तो ये बच्चों एसोफेगस के थ्रू कहाँ जाते हैं, ये एसोफेगस के थ्रू डायरेक्ट स्टोमक में आ जाता है, ठीक है। एसोफेगस के थ्रू जो है बच्चों ये डायरेक्ट आपका स्टोमक में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे HCl प्रेजेंट होने के कारण HCl यहाँ पे ना बच्चों HCl होने के कारण फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो अब यहाँ से फूड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो ये मूव करते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। यानी देख सकते हैं बच्चों, ये मूव करेंगे कहाँ, देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जो है बच्चों ये मूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, यानी छोटी आंत में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और बाकी के जो प्रोडक्ट बचते हैं उसे कहाँ भेज देता है बच्चों, उसको आपको ये भेज देता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको भेज देता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए पहले माउथ आया है ना, पहले माउथ आया, उसके बाद आपका क्या आया बच्चों, उसके बाद आप लोग देख सकते हो एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप लोग सही सीक्वेंस देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल फास्ट। तो जल्दी बताइए बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए बच्चों, पहले आपका क्या आया था, माउथ आया था यानी मुंह, उसके बाद एसोफेगस यानी जिसको ग्रसिका कहते हैं, उसके बाद स्टोमक यानी अमाशय, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही देखिए बच्चों, आहार नली का जो सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा निर्मित होता है। पित्त यानी बाइल जिसको कहते हैं, ठीक है, बाइल। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स। अग्नाशय यानी जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, पैंक्रियाज, ठीक है। जिगर, देखिए इसको हिंदी में यकृत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा इसका इंग्लिश, बताइए जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। और अमाशय यानी जिसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक। जल्दी बता दीजिए बच्चों, यहाँ पे पित्त जो है ये किस अंग द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो जी हाँ, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी जिगर यानी लीवर, देन आपका आंसर सही है। तो पित्त जो है, ध्यान देना है बच्चों, पित्त हमेशा जिगर से निकलता है, यानी बाइल जो है हमेशा लीवर से प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है बच्चों, तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में, पढ़े हो ना आप लोग, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, पित्त हमेशा जिगर से निकलता है, यानी पित्त बाइल जो है ना, ये हमेशा लीवर से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, यानी पित्ताशय में ये इसको संग्रह किया जाता है, यानी संग्रह हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, परजीवी जीवों में पोषण की विधा क्या है। देखिए, परजीवी जीव जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब पहले समझते हैं।
तो परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो, यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो, है ना, पर आश्रित हो, उसे जो है परजीवी जीव कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो न्यूट्रिशन होगा उसका मेथड क्या होगा, परपोषी होगा, स्वपोषी होगा, या स्वपोषी और परपोषी दोनों हो गए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भाई दूसरों जीवों पर आश्रित हैं ये सब, है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी परपोषी ही होगा। पर क्योंकि परपोषी वह जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं, या ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, है ना, ये जो है दूसरे अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। समझ में आया। इसी तरह भोजन करने की परपोषी जीवों की क्रिया ये क्या कहलाती है, परपोषी क्रिया भी कहलाती है। ठीक है, तो परपोषी का मतलब भी वही हुआ, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, दूसरों जीवों पर आश्रित रहते हैं, है ना, दूसरों जीवों पर ये निर्भर करते हैं। तो देखिए दोनों का मतलब सेम हुआ, ये भी जो है दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए, परजीवी का मतलब हुआ बच्चों दूसरों जीवों पर आश्रित होना, परपोषी का भी मतलब यही होता है, परपोषी का भी मतलब यही होता है कि भाई परपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं, है ना, ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन का निर्माण नहीं कर सकते लेकिन वो जो है दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्याज रूपांतरित डैश है। तो प्याज किसका रूप है, जड़ का, तने का, पत्ती का, या प्रकंद का। जल्दी से जवाब देना है बच्चों। ओनियंस जो है ये किस चीज़ का ट्रांसफॉर्म है, यानी रूप है एक तरह का। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी तना, देन आपका आंसर सी है। तो प्याज जो है तना का रूप होता है, तना का रूप। अच्छा, जड़ के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन सी फसलें हो जाएंगी, जैसे मूली हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ ले मूली किस चीज़ का रूप है, ऑप्शन दे देगा जड़, तना, पत्ती, प्रकंद, तो क्या बोलिएगा, जड़ का रूप है। ठीक है, मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, याद रखिएगा ये सभी जड़ के रूप हैं। ठीक है, और आलू बच्चों, आलू किस चीज़ का रूप है, आलू, आलू किसका उदाहरण है, तो आलू भी जो है ये तना का उदाहरण है। तो आलू और प्याज ये दोनों तने के रूपांतरित है, तने के रूप हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इसको लाइक दे दीजिएगा, और इस क्लास का फीडबैक भी आप लोग जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्लास में, नई जोश, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।